बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मैं यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी बायोलॉजी टीचर आज आपको लेक्चर 2 से स्टार्ट कराऊंगी। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था बायोलॉजी क्या होती है, साइंस के बारे में हमने पढ़ा था, बायोलॉजी की ब्रांच डिवीजन्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद बायोलॉजी की जो है क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था कि सबसे पहले बायोलॉजी के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिजम्स की लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं। उसकी क्लासिफिकेशन के अंदर बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। उसके बाद उसकी डिवीजन्स के अंदर हमने उसने बॉटनी, जोलॉजी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था। देन आज हम जो है वो आज हम इसकी ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। ब्रांचेस के अंदर हम बहुत सारी ब्रांचेस हैं। बायोलॉजी की आज ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे कि बायोलॉजी की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, जिसमें हम क्या क्या स्टडी करते हैं, इसकी असल वजह क्या थी, सब कुछ के बारे में सब कुछ जो है ना हम इसकी ब्रांचेस के अंदर पढ़ेंगे। अब हमने रिकैप के अंदर वही इंट्रोडक्शन देख लिया कि साइंस क्या थी, बायोलॉजी क्या थी, ये सब कुछ। आज जो है ब्रांचेस के अंदर हम देखते हैं कि मॉर्फोलॉजी क्या है। इसकी जो है बहुत सारी ब्रांचेस हैं। सबसे पहली ब्रांच जो है वो मॉर्फोलॉजी है। नेक्स्ट जो है वो फिजियोलॉजी है। उसके बाद सोशियो बायोलॉजी है, सेल बायोलॉजी है, एम्ब्रियोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, पैलियोंटोलॉजी है, फार्माकोलॉजी, एनाटॉमी, जेनेटिक्स, पैरासाइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, इकोलॉजी, टेक्सोनॉमी, एंटोमोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। अब एक एक करके इसकी स्टडी करेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि इसकी वजह क्या थी और ये क्या है, इसके अंदर क्या स्टडी करते हैं, ये सब कुछ हम इसके अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहली जो ब्रांच आ जाती है वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, क्या स्टडी करते हैं? मॉर्फोलॉजी के अंदर हम अपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे बने हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, उनका फॉर्म्स क्या है, उसके अंदर जो है हमारे उसके अंदर वाले जो ऑर्गन्स हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसके फॉर्म्स क्या हैं, वो जो है वो इंटरनल मॉर्फोलॉजी कहलाता है। और अगर हम जो है अपने आउटसाइड के अंदर पढ़ें, अपने आउटसाइड स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ें, अपने जो है एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और या फिर हम अपने ह्यूमंस के अंदर जो उसके आउटसाइड के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कहते हैं। जैसे कि हमारे इंटरनल मॉर्फोलॉजी के अंदर हमारे लंग्स का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी फॉर्मेशन क्या है, हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी फॉर्मेशन क्या है, ये सब जो है मॉर्फोलॉजी के अंदर आ जाते हैं। और अगर हम अपने एक्सटर्नल के बारे में पढ़ें तो एक्सटर्नल के अंदर हमारे नोज़ का स्ट्रक्चर क्या है, हमारी आइज़ का स्ट्रक्चर क्या है, हमारे एयर का स्ट्रक्चर क्या है, हमारे जो है हमारे मसल्स का स्ट्रक्चर क्या है, ये हम सब जो है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तो मॉर्फोलॉजी क्या है? फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म एंड स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना वो हमारा जो है मॉर्फोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है एनाटॉमी। नेक्स्ट एनाटॉमी था। एनाटॉमी में हम क्या करते हैं, जो इंटरनल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हमने अपने मॉर्फोलॉजी के अंदर भी पढ़ा, मॉर्फोलॉजी की भी एक टाइप आ जाती है, इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। इसी तरह जो एनाटॉमी है वो भी मॉर्फोलॉजी की ही एक टाइप है, जिसके अंदर हम इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पढ़ते हैं। मीन्स कि हमने वैसे ही जैसे हमारे लंग्स की स्टडी क्या है, हमारे लंग्स कैसे बने हैं, हमारे लंग्स की फॉर्मेशन क्या है, हमारे स्ट्रक्चर क्या है, हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्मेशन क्या है, ये सब पढ़ना जो है वो हमारा एनाटॉमी के अंदर आ जाता है। उसके बाद हमारी आ जाती है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? फिजियोलॉजी के अंदर हम फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पार्ट्स हैं, जैसे कि हमारे आइज़ का फंक्शन क्या है, आइज़ क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, आई जो है हमें देखने के लिए हेल्प करती है। नेक्स्ट हमारा जो है नोज़ है, वो हमें क्या जो है हमारा फंक्शन परफॉर्म करता है, वो हमें जो है सूंघने के लिए मदद करता है। इसी तरह हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स के अंदर जैसे कि हमारे लंग्स हैं, वो हमें कौन से जो है क्या करने में हेल्प करते हैं, तो वो हमें जो है एक्सहेल, इनहेल यानी सांस लेने में और सांस निकालने में मदद करते हैं। तो हमारे जो डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारे जिस्म के, हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनका फंक्शन क्या है, वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो क्या काम करते हैं, इसके बारे में पढ़ना फिजियोलॉजी कहलाता है। उसके बाद हमारी जेनेटिक्स आ जाती है। जेनेटिक्स के अंदर हम अपने जीन्स एंड रोल इन इनहेरिटेंस, जीन्स एंड रोल इन इनहेरिटेंस मीन्स कि द स्टडी ऑफ जीन्स एंड द रोल्स इन इनहेरिटेंस।
अब जीन्स क्या है, आपको पता होना चाहिए कि जीन्स एक्चुअली में चीज़ क्या है। जीन्स ऐसी चीज़ है, जीन्स इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए। अब हमें पता है कि डीएनए क्या है। डीएनए हमारे जिस्म के अंदर एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें मिलती है, हम जिसको यूज़ करके हम अपने हेरिडेटरी मटेरियल के बारे में जान सकते हैं, हम अपने पेरेंट्स के बारे में जान सकते हैं। हम डीएनए को यूज़ करके ये देख सकते हैं कि हमारे जो हैं ऑफस्प्रिंग्स कैसे हैं। वो ऑफस्प्रिंग्स हमसे मींस कि हमारे जो चिल्ड्रन हैं, आगे जो चिल्ड्रन पैदा होते हैं वो किस पेरेंट्स के हैं, उनके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर जो हैं वो आगे निकलते हैं, कौन कौन सी उसके अंदर आगे हेरिडेटरी मटेरियल ट्रांसफ़र होता है। इसको जो है हम क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं, डीएनए कहते हैं। डीएनए के अंदर जो है बहुत सारी डीएनए की हम जैसे डेफिनेशन में आप इसको पढ़ सकते हैं कि डीएनए इज़ द स्टडी ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए कंसिस्ट करता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर जो कि वाउंड अराउंड ईच अदर। मीन्स के डीएनए जो है वो एक ऐसे आपने सीढ़ी देखी होगी, सीढ़ी या फिर आपने जिप देखी होगी। डीएनए जो है वो जिप की तरह ऐसे बंद हुआ होता है। डीएनए के अंदर जो है वो डबल हेलिक्स होते हैं। डबल हेलिक्स जो है वो एक दूसरे के अंदर एक दूसरे के अंदर ऐसे अटैच हुए होते हैं और वो दो डबल स्टैंड ऐसे होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ मिलकर क्या बना देते हैं, डीएनए बना देते हैं। या आप आगे जो है जाके पढ़ेंगे, इसको डिटेल से पढ़ेंगे, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि डीएनए एक्चुअली में है क्या चीज़। डीएनए बस आपको इतना पता होना चाहिए कि डीएनए जो है वो हमें हेल्प करता है अपने चिल्ड्रंस को ढूंढने के लिए। अगर कोई चिल्ड्रन गुम हो जाता है तो हम अपने पेरेंट्स का डीएनए लेके हम देख सकते हैं कि कोई चिल्ड्रन जो है वो किसका है, वो आया कि इस ऐसे पेरेंट्स का है जो उसके पास है या फिर किसी और पेरेंट्स का है। तो इससे हमें पता लग सकता है कि डीएनए क्या चीज़ है। उसके बाद अब इनहेरिटेंस हमने क्या पढ़ा कि रोल्स इन इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस में क्या है कि ऐसा मटेरियल, इनहेरिटेंस मीन्स ट्रांसफर्स ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। अब इनहेरिटेंस में हम क्या पढ़ते हैं, जैसे कि आई कलर हो गया, जैसे कि अगर किसी की पेरेंट्स की आई कलर में ब्राउन आइज़ हैं तो वो जो है अगर उसके किसी ऐसे चिल्ड्रन के अंदर, ऐसे बच्चे के अंदर वो ट्रांसफ़र हो जाए तो उसका जो है वो अगर मदर की आई कलर्स ब्राउन है तो वो ट्रांसफ़र होंगी अपने सन के अंदर। तो इसका जो ट्रांसफ़र होना है एक करैक्टर का वन जनरेशन से यानी मदर से दूसरे जनरेशन यानी चिल्ड्रन के अंदर, तो इसको हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद आ जाते हैं सोशियोबायोलॉजी। सोशल आपने पढ़ा होगा कि जैसे हमारे इर्द गिर्द के सारे जो माहौल होते हैं उसको हम सोशल कहते हैं, सोशियोलॉजी कहते हैं। उसके बाद बायोलॉजी का इसके साथ अटैच हो जाना तो मीन्स कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ का सोशल बिहेवियर के साथ अटैच। सोशल बायोलॉजी के अंदर मीन्स कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ का या एनिमल्स के लाइफ का या उनके बिहेवियर का सोशल सर्कमस्टांसिस के साथ अटैच होना, उनके अंदर जो है वो परफॉर्म करना फंक्शंस का, तो ये हमारा सोशल बायोलॉजी कहलाता है। मतलब जैसे सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स का जो सोशल बिहेवियर होगा वो क्या कहलाएगा, सोशल बायोलॉजी कहलाएगा। उसके बाद हम पैरासाइटोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं कि पैरासाइटोलॉजी क्या चीज़ है। पैरासाइटोलॉजी मतलब ये दो वर्ड से निकला है, जैसे पैरासाइट, एक पैरासाइट और ये टोलॉजी मीन्स बायोलॉजी। तो पैरासाइटोलॉजी द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स की स्टडी करना पैरासाइटोलॉजी कहलाता है। उसके बाद पैरासाइट्स क्या होते हैं, हमें पता होना चाहिए कि पैरासाइट्स क्या होते हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि पैरासाइट्स क्या चीज़ हैं। पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम लिविंग होस्ट इन रिटर्न हार्म देम। मीन्स के ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो किसी और ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहते हों एक होस्ट के तौर पे, तो वो जो है वो पैरासाइट्स कहलाते हैं। अब जैसे हेड लाइस हैं, जुएँ होती हैं जो हमारे सर पे रहती हैं, तो वो हमें उनको तो कोई नुकसान नहीं पहुंचता, वो तो हमसे ब्लड लेती हैं, लेकिन वो जो है हमारे सर पे नुकसान पहुंचाती हैं, हमारा ब्लड सक करती हैं, हमें नुकसान देती हैं। तो ये पैरासाइट्स की एक किस्म है, ये पैरासाइट की एग्जांपल हो जाती है। मीन्स के एक ऑर्गेनिजम्स का किसी और ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहना और उसको नुकसान पहुँचाना, ये पैरासाइट्स कहलाते हैं।
उसके बाद आ जाते हैं सेल बायोलॉजी। इसके नाम से ही वाज़िह हो रहा है कि यानी सेल्स के बारे में स्टडी करना। बायोलॉजी यानी लाइफ, तो सेल्स की लाइफ के बारे में स्टडी करना। द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस, मतलब सेल्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना और इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ना। सेल्स के अंदर जो उसकी ऑर्गेनेलीज हैं उसके बारे में पढ़ना। सेल क्या परफॉर्म करते हैं, फंक्शंस उनके बारे में पढ़ना। सेल्स का हमारे जिस्म के अंदर क्या फंक्शन जो है वो परफॉर्म होता है वो स्टडी करना। और सेल जो है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं उसके बारे में स्टडी करना। हमारे जिस्म के अंदर कम से कम बिलियंस के अंदर सेल्स मौजूद हैं और सारे सेल्स अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। कोई जो है वो हमारी इन टिप्स के ऊपर भी सेल्स मौजूद हैं, हमारी आइज़ के ऊपर भी सेल्स मौजूद हैं, हमारे नोज़ के ऊपर भी सेल्स मौजूद हैं और हर सेल जो है वो अपना अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसको जो है ना हम सेल बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। उसके बाद आ जाता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम जो है वो स्टडी करते हैं टिश्यूज़ को। अब टिश्यूज़ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो कि हमें अपनी आँख से तो नहीं दिखाई देते, इवन कि सेल्स भी नहीं दिखाई देते, और सेल्स का जो इकट्ठा हो के रहना वो टिश्यूज़ बनाता है। अब जैसे माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़, जैसे कि हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था कि आम आँख से नहीं दिखाई देते, इसी तरह टिश्यूज़ भी हमें आम आँख से दिखाई नहीं देते। इसलिए हमें जो है टिश्यूज़ को देखने के लिए माइक्रोस्कोप्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए जो है हम इसको टिश्यूज़ कहते हैं, इसलिए इसकी जो ब्रांच है वो हिस्टोलॉजी कहलाती है। मीन्स के द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। उसके बाद आ जाता है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है? एम्ब्रियो क्या है? एम्ब्रियो का मतलब है कि एक एम्ब्रियो से एक जानदार का बनना। मीन्स के जैसे एम्ब्रियो ऐसी चीज़ है जिसके अंदर दो गैमेट्स कंबाइन होते हैं और क्या बना देते हैं, एक जानदार बना देते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, एक इंडिविजुअल बना देते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी के अंदर क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू अ न्यू इंडिविजुअल्स। एम्ब्रियो का बनना, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना, एक न्यू इंडिविजुअल के अंदर एक न्यू इंडिविजुअल्स का बनाना, एक न्यू जानदार का बनाना, ये हमारा क्या कहलाता है? एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। उसके बाद आ जाती है हमारी इकोलॉजी। इकोलॉजी को हम जो है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर क्या होते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारे अफ़ाल सरअंजाम हो रहे होते हैं। हमारे जो है गैसेस क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं, हमारे जो एनिमल्स हैं, हमारे प्लांट्स हैं, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे ये सब जो है वो क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, वो हमारा जो है इन्वायरमेंट के अंदर इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर आ जाते हैं। जैसे कि इन्वायरमेंट एंड इट्स रिलेशन विद लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब हमारे इन्वायरमेंट जो है उसका रिलेशन जो है वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ, वो क्या कहलाता है? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहलाता है और इसे इकोलॉजी भी कहा जाता है। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट ब्रांच आ जाती है वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि जैसे बायो मीन्स के हमारी वो लाइफ आ जाती है, और टेक्नोलॉजी जो हमारी आजकल की टेक्नोलॉजीज़ चल रही हैं, जैसे कि हमारे जो है व्हीकल्स का क्या परफॉर्म है, हमारी जो इंडस्ट्रीज़ का क्या परफॉर्म है, इन सब के बारे में जो है वो टेक्नोलॉजी, इसको बायोटेक्नोलॉजी कहलाते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक सब्सटेंसेस फॉर द बेनिफिट्स ऑफ मैनकाइंड। जैसे कि एप्लीकेशंस मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कुछ भी बनाना, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस करना, ऐसी सब्सटेंस बनाता है जो कि हमारे मैनकाइंड के लिए, हमारे ह्यूमंस के लिए एक बेनिफिट के तौर पे यूज़ हो सके। जैसे कि इंडस्ट्रीज़ बनाते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती है जिसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। जैसे कि अगर हमारी कोई फैक्ट्री होती है, जैसे हमारी खाद फैक्ट्री हो जाती है जो कि हमारे यूज़ होती है हमारे एग्रीकल्चर के लिए अगर वो यूज़ होती है तो हम उसको अपने फील्ड्स के अंदर, अपनी क्रॉप्स के अंदर यूज़ करते हैं। उसके बाद हमें जो है बहुत सारे उससे अनाज मिलता है, हमें बहुत सारी कपास मिलती है, तो वो हमारे मैनकाइंड के लिए बेनिफिट होता है ना। तो उसी के अंदर वही चीज़ हो गई कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हमारे जो एनिमल्स हैं, हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे ह्यूमंस हैं, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो कि हमारी मैनकाइंड के लिए बेनिफिट्स हों। उसके बाद आ जाते हैं टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी के अंदर क्या हो जाता है? द क्लासिफिकेशन ऑफ नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका नाम रखना। कैसे नाम रखना? जैसे कि बाइनोमियल का आपने नाम सुना होगा, जिसके अंदर
एक जो स्पीशीज़ है, एक जो ऑर्गेनिज़म है, उसके दो पार्ट पे नाम रखे जाते हैं। जैसे कि अगर आप किसी कैनिस ल्यूपस देख लें तो ये दो नेम हैं। एक कैनिस जो है वो अलग नेम होगा और जो ल्यूपस है वो अलग नेम होगा। तो मीन्स के दो पार्ट के अंदर नेम्स को रखा जाता है जीनस का, तो इसे हम क्या कहते हैं, बायनोमियल कहते हैं। इसी तरह टेक्सोनॉमी के अंदर भी ऐसे होते हैं कि जैसे आप फ्रॉग देख लें, फ्रॉग का जो है वो साइंटिफिक नेम रखा जाता है, उसका नाम क्या होता है, फ्रॉग का जैसे नेम है राना टिग्रीना, तो ये एक साइंटिफिक नेम है उसका। तो ये टेक्सोनॉमी के अंदर किया जाता है। ये सब काम जो यानी कि किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो है वो नेम रखना, या फिर किसी साइंटिफिक बेस पे या फिर किसी ऐसी ही बेस पे, तो वो जो है हमारा टेक्सोनॉमी कहलाता है। उसके बाद आ जाता है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, हम फॉसिल्स के बारे में स्टडी करते हैं। फॉसिल्स क्या चीज़ है? फॉसिल्स ऐसी चीज़ है जो कि एनिमल्स का डेड रिमेन होता है, मतलब काफ़ी सालों तक एनिमल्स जो हैं वो हमारी अर्थ क्रस्ट के अंदर बरीड रहे हैं, हमारी अर्थ क्रस्ट के अंदर जो है वो मर जाते हैं और फिर वो जो है वो बरीड हो जाते हैं। उसके बाद उनके जो है ढांचे बन जाते हैं और वो जो है वो हमारे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं हमारे लिए, हमें हमारे यूज़ करने में हमारी हेल्प करते हैं। मतलब वो गैसेस बन जाती हैं, वो फ्यूल्स बन जाते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, फॉसिल्स कहते हैं। उसके बाद आ जाता है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी के अंदर हम जो है वो इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। इंसेक्ट्स ऐसे हशरात होते हैं जो कि बहुत सारे बेनिफिट्स भी देते हैं और बहुत सारे जो है वो डेंजर्स भी होते हैं हमारी ह्यूमन हेल्थ के लिए। जैसे कि मॉस्किटोज़ हैं, मॉस्किटोज़ जो है वो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होते क्योंकि वो बहुत सारी डिजीज़ परफॉर्म करते हैं। वो जो है हमें डेंगी फ़ीवर के लिए भी वो हमारे लिए डेंगी फ़ीवर भी कॉज करते हैं। उसके बाद बटरफ्लाइज होती हैं, बटरफ्लाइज जो है वो हमारे फ्लावर्स का जो है वो जूस सक करती हैं। बीज होती हैं, जो मक्खियाँ होती हैं, वो भी हमारे जो है फ्लावर्स का जो जूस होता है वो सक करती हैं। तो मतलब बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि हमारी ह्यूमन्स हेल्थ के ऊपर डेंजरस भी होती हैं, डिस्ट्रॉय भी करते हैं उसको, और जो है वो बेनिफिट्स भी परफॉर्म करते हैं उनके ऊपर, बहुत सारे हेल्पफुल भी उनके लिए साबित होती हैं। उसके बाद आ जाता है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी के अंदर क्या करते हैं, हम अपने इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। हमारे अंदर जो इम्यून सिस्टम है, हमारे अंदर जो इम्यून सिस्टम परफॉर्म किया जा रहा है, फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसको हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। मतलब कि द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। इसके अंदर हमारा जो, अगर हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होगा तो हमारी बॉडी जो है वो अच्छा फंक्शन परफॉर्म करेगी। अगर हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है तो हमारी जो बॉडी है वो अच्छा फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने इम्यून सिस्टम अच्छा और बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। आज का जो हमारा टॉपिक है हम वही यहीं तक एंड होता है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट 3rd लेक्चर के अंदर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अल्लाह हाफिज़, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।